हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग सब। तो देखिए, सीए अंडर लॉ का जो इस बार का पेपर सॉल्यूशन था वो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर कर दिया था। और उसके बाद ये भी एक डिमांड हुई कि सर एमसीक्यू पेपर चूंकि इस बार बाहर आ चुका है तो उसका भी सॉल्यूशन करके दे दीजिए। अब मुझे नहीं पता कि एमसीक्यू का सॉल्यूशन जो इस वक्त के अंदर नेट पर अवेलेबल है वो रियल है कि नहीं है, बराबर। तो मैं यहाँ पे उसको सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी अभी अवेलेबल है उसको सॉल्व कर देता हूँ एक बार। और जिन लोगों ने भी इस बार का पेपर दिया रहेगा तो उनको याद आ जाएंगे क्वेश्चंस करने के बाद में कि हाँ सर ये वाले क्वेश्चंस थे, तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आईसी की तरफ से ये चीजें अवेलेबल नहीं होती है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये रियल पेपर है या फिर नहीं है। चलिए जी, तो सीधे सीधे बात शुरू कर देता हूं बच्चे लोगों, आप लोगों से मैं बहुत फटाफट मेरे पूरा पेपर सॉल्व करके रखा हुआ है तो बहुत फास्ट बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 135 का था, जहां पे आपको सीएसआर कैलकुलेट करना था। तो सीएसआर कैलकुलेट करने का मेथड आपको पता है, लास्ट 3 ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है उसका पहले एवरेज निकाल लेना है, और एवरेज निकालने के बाद उसका एटलीस्ट 2% हम खर्च कर सकते हैं। तो 2% जब आप करेंगे एवरेज निकाल करके 58 लाख आपका आंसर आने वाला है। बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एबीसी लिमिटेड डीलिंग इन फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। बीओडीज के अंदर ये लोग दे रखे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दे रखा है, डायरेक्टर है हमारे पास में, और ये नॉमिनी डायरेक्टर है, सीएफओ और एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी भी है। अब आपसे पूछा गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखने की कंप्लायंस किसके सर पे होगी, बराबर, ये अपने को बताना है। और नॉट फॉलोड बाय द कंपनी पेनल्टी जो लगने वाली है। तो बच्चे लोगों को सेक्शन 128 जब आप देखेंगे तो वहां क्लियर लिखा हुआ है कि एक तो एमडी के ऊपर रहेगी, दूसरा होल टाइम डायरेक्टर, लेकिन वो होना चाहिए इंचार्ज इन फाइनेंस, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तीसरे नंबर पे सीएफओ या ऐसा कोई पर्सन जिसको इन्होंने ऑथोराइज किया हो, तो वो भी यहां पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस इंचार्ज वाला भी यहां पे नहीं दिख रहा है। तो दो ही लोग अपने पास में बचते हैं, एक तो बचेगा एमडी और दूसरे नंबर पे आएगा सीएफओ। यानी पी और वी के ही साइन होने चाहिए, और किसी के साइन की मतलब और किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। तो ए नंबर ऑप्शन यहां पे होने वाला है सही। चलिए थर्ड पे चलते हैं। The amount accumulated in the investor education and protection fund shall not be used for। अब सेक्शन 125 में आप निकाल करके अपनी बुक में सामने रख लीजिएगा, वापस जब आंसर को चेक कर रहे होंगे आप, तो वहां बहुत सारे यूजेस दे रखे हैं ना। तो जिसमें ये है कि डिविडेंड डिपॉजिट को रिटर्न करने के भी काम में आएगा। फिर बच्चों सेक्शन 37 245 में क्लास एक्शन वालों के एक्सपेंसेस को देने के भी काम आएगा। अब जनरली इस सी पॉइंट को देख के हमको लगता है कि सर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी तो पैसा काम आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उसके लिए हम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रांट या डोनेशन नहीं देते। हम कहां देंगे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रांट या डोनेशन, बराबर, उनसे तो मिलती है, उनको कहां देने वाले हैं अपन। तो ये जो सी वाला पॉइंट है यही हमारा आंसर होगा। डी वाला बच्चों अपना डिस्गोर्स अमाउंट वाला पॉइंट है, और ये भी अपने को दे रखा है कि उनके लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये तो सब जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो हमसे यही पूछा गया था कि कहां इस्तेमाल नहीं होता है, तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल जाने वाला है सही। नेक्स्ट पे आते हैं। Which among the following companies is not required to provide its member the facility of exercising right to vote by electronic mode? यहां पूछा गया कि किनको इलेक्ट्रॉनिक मोड का फैसिलिटी नहीं देना है। अब बच्चे लोगों, सेक्शन इसके लिए हमारा 108 काम करता है, जो कहता है लिस्टेड कंपनीज अगर रहेंगी तो उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहां पे वो कौन सी कंपनी है जो अनलिस्टेड है, बराबर से, क्योंकि वही ऐसी कंपनी होगी जिसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी है। तो उसके लिए आपका लिस्टिंग कंपनी का डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 52 में दे रखा है वो इस्तेमाल होगा। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे आपसे बात करूं तो क्लियर बोला है कि भी उनके इक्विटी शेयर जो है वो लिस्टेड है, तो मतलब लिस्टेड कंपनी हो गई। सेकंड वाले में बोला है कि इक्विटी शेयर ही है ओनली और वो लिस्टेड है, तो चलिए ये भी लिस्टेड कंपनी है। सी कहती है कि जिसके प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, लेकिन बच्चे लोगों को क्या बोला है, कंपनी के पास इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हुए उन्होंने इक्विटी का लिस्टिंग नहीं कराया। और सेक्शन 2 क्लॉज 52 जब आप पढ़ते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि इक्विटी शेयर लिस्टेड होने चाहिए, तभी वो कंपनी लिस्टेड की कैटेगरी में आएगी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। डी लिमिटेड जिसका इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ही है और हुज इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर आर लिस्टेड, ये भी लिस्टेड कंपनी होगी। तो इन बाकी सारे केसेस में ए, बी और डी में ये कंपनियां लिस्टेड कंपनियां हैं, और लिस्टेड कंपनियां हैं तो इनको 108 में फैसिलिटी देनी पड़ेगी। लेकिन हमसे पूछा गया है कि किनको फैसिलिटी नहीं देनी है, तो सी नंबर हमारी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी और इसी को फैसिलिटी देने का जरूरत नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा जाने वाला है बिल्कुल सही।
चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन में पहुंचते बच्चों। ड्रेसवेल अप्रैल लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट वर्थ 50 लाख का है फ्रॉम पब्लिक ऑन 1 अप्रैल, 24 मंथ्स के लिए लिया है। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट वुड बी मेड ऑन 31 मार्च 23। ओके भाई, समझ में आता है, 24 महीने का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दे रहे हैं 9%। एक डिपॉजिटर मिस्टर अमन रिक्वेस्ट करते हैं 1 जून को। 1 जून का मतलब हो गया बच्चों कि अप्रैल से मार्च हो चुका है, मतलब 1 साल पूरा निकल गया, और उसके बाद अप्रैल और मई भी निकल चुका है, 1 साल 2 महीने निकल चुके हैं। फॉर प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट 6 लाख को वापस चाह रहे हैं विद इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा है कि क्या करना है। अब बच्चे लोगों को बहुत सीधा है, डिपॉजिट के रूल जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सीधा सा है कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 की जगह 8% मिलेगी। अब कितने टेन्योर का इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमको लग रहा है कि भाई 1 अप्रैल से लगा करके 1 जून को जब वो जा रहे हैं तो 31 मई तक का मिलना चाहिए, है ना। और ये शायद वाला ये वाला जो क्वेश्चन है वो आईसीए की बुकलेट में भी है, जिसमें उन्होंने आई थिंक आंसर जो है, कुछ बच्चों का मैसेज मेरे पास था इस क्वेश्चन को लेकर के कि सर इसमें 1 अप्रैल से लगा करके हमने 31 मई 2022 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ऐसा हमने आंसर में दे भी रखा है। आप ये अपन चेक भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन रूल्स में जो बात लिखी हुई है कि अगर 1 साल बराबर पूरा 1 ईयर तो हो ही गया, लेकिन उससे ऊपर अगर कोई भी 6 मंथ से कम का टाइमिंग है तो हम इग्नोर करेंगे, और 6 महीने से ऊपर का होगा तो उसको पूरा 1 साल ट्रीट करेंगे। राउंड ऑफ करने वाला जो अपना प्रोविजन है वो यहाँ लगना चाहिए था, तो 1 साल 2 महीने हुए, तो बट ऑब्वियस है 6 महीने से तो कम का टाइम था वो 2 महीने वाला, तो सेकंड वाला ईयर इग्नोर कर देंगे, 2 महीने इग्नोर करेंगे। तो प्रैक्टिकली इनको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही मिलना चाहिए, यही आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। और ये आंसर आपको नंबर दे रखा है सी में, तो थोड़ा कंफ्यूजन यहां पे हो सकता है, बिकॉज डी वाला जो ऑप्शन है वो आई थिंक आईसीए की बुकलेट में है। कुछ बच्चे जब एग्जाम देकर के आए तो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि सर इस तरह में हमने वो वाला चीज लिखा है, 14 मंथ का इंटरेस्ट लिखा है, जबकि रूल के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो 12 महीने का ही मिलना चाहिएगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई थिंक बुकलेट में आंसर जो है वो सही नहीं दे रखा था, तो सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। Which among the following correct under the provision of Companies Act and the relevant rules made thereunder regarding preservation of the register member along with index? क्या बात है, रजिस्टर और इंडेक्स कितने टाइम तक मेंटेन करना है, सेक्शन 94 के रूल्स कहते हैं बच्चे लोगों। क्योंकि मेंबर का रजिस्टर है तो भैया परमानेंटली मेंटेन करना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई, परमानेंटली वाला कहीं दे रखा है क्या। तो परमानेंटली वाला हमको कहां दे रखा है, लास्ट वाले में दे रखा है बच्चे लोगों, बहुत सीधा सीधा सा हो गया बराबर से। तो हमारा जो डी ऑप्शन है, जब आप ये प्रोविजन पढ़ेंगे तो इसके जो रूल्स दे रखे हैं ना, तो उन रूल्स के अंदर बच्चे लोगों एकदम क्लियर कट ये पॉइंट आप लोगों को दे के रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाले ऑप्शन में इन्होंने 8 साल बोला है, तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज है नहीं, ठीक है। बी वाले में 10 साल हो गया, 6 ईयर हो गया, परमानेंटली वाला पोर्शन अपना यहाँ पे देके रखा हुआ है। और कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारा इसके अंदर सही जाने वाला है, सेक्शन नंबर 94 क्लियर इसके रूल्स अपने को देके रखे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते। As per provision of Companies Act and relevant rules made thereunder, eligible company is not permitted to accept from public or renew deposit, चाहे वो सिक्योर or unsecured हो, which is repayable on demand or less than, ये हमको पता है 6 महीने से कम के एक्सेप्ट नहीं होता है। Further the maximum period of acceptance of deposit cannot exceed, बराबर। अब ये कह रहा है मैक्सिमम जो टाइमिंग रहता है बच्चे लोगों 36 मंथ्स का, ये भी अपने को पता है। But for the purpose of meeting any of its short-term requirement of fund, a company may accept or renew deposit for repayment earlier than, जब 6 महीने से कम का हो सकता है, अपने को पता है 3 मंथ्स तक का हो सकता है, तो 6 से कम का हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने रूल्स पढ़े हुए रहेंगे। तो 636 और 6 यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चे लोगों, सीधा सीधा आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 8 पर। A copy of financial statement including CFS, if any auditor report and every other document required by the law to be annexed or attached to the financial statement which are to be laid before a company general meeting shall be sent to, कितने लोगों को, किन किन को भेजना है 21 दिन पहले। तो बच्चे लोगों को ये आंसर मिलेगा अपने को सेक्शन नंबर 136 में आपको देके रखा हुआ है कि एवरी मेंबर को, साथ में डिबेंचर के ट्रस्टी को, और हर वो बंदा जो नोटिस के लिए एलिजिबल है उसको इंफॉर्मेशन जाएगी। तो ये अपने को सी के अंदर दे रखा है, मेंबर ऑफ द कंपनी, ट्रस्टी ऑफ द कंपनी होगा, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर एज वेल एज जो भी एंटाइटल पर्सन है उन सबको जाने वाला है। तो सी ऑप्शन आप लोग यहाँ करेक्ट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल सा। एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल है 22 जनवरी की, और एक शेयर होल्डर जो है वो प्रॉक्सी की कॉपीज इंस्पेक्ट करना चाह रहा है। तो अपने को अच्छी तरह से पता है कि प्रॉक्सी का कॉपी अगर देखना है तो 3 दिन पहले आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, और 24 आवर बिफोर से लगा के मीटिंग के एंड तक आप चेक कर सकते हो। तो 22 जनवरी से 3 दिन पहले लगाना है। 19 जनवरी इज करेक्ट आंसर, एकदम सीधा सीधा सा आंसर था, बहुत सिंपल। As per provision of the Companies Act and relevant rules made thereunder, eligible company can, in case of depositor to desire, may accept deposit in joint name. अब joint name maximum होता है बच्चे लोगों को तीन joint name हो सकते हैं, है ना, और namely jointly either और survivor वगैरह ये सारे, और these clause are their clauses operate on, बट ऑब्वियस है। अब इसमें मैं अगला नहीं भी पढ़ता तो मुझे पता चल जाता है कि मैच्योरिटी वाला पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि 3 वाला ऑप्शन खाली एक में ही दे रखा है। हाँ, एक और में भी होता और कुछ और लिखा होता तो समझने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये ऑप्शन बच्चे लोगों को एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट जा रहा है, अपने को पता लग रहा है। 11th में आते हैं, एनआईए का क्वेश्चन है। As per provision of NIA, which among the following can be considered as incorrect statement? बच्चे लोगों, अपने को ambiguous इंस्ट्रूमेंट, अब ambiguous वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पॉइंट था, जहां एक बैंक ड्राफ्ट हमारा एग्जांपल होता है इसके अंदर, जहां पे आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रमोजरी नोट भी मान सकते हैं उसकी लैंग्वेज के हिसाब से, और आप चाहें तो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं। दोनों में से जो भी एक मानेंगे आगे तक वही उसको मान करके चलना है। तो पहला ऑप्शन कहता है where an instrument may be constituted either as a promissory note or bills of exchange but the holder treat only as a bills of exchange, और उसको आगे उसी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर प्रमोजरी नोट की तरह और वो उसको प्रमोजरी नोट माने तो आगे उसको वैसे ही ट्रीट करेगा, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि उसके पास दोनों ऑप्शन है, आइदर प्रमोजरी नोट माने आइदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज माने, और जैसा माने आगे वैसे ही काम में लेना है, ये भी सही है बच्चे लोगों, यही तो पॉइंट मीनिंग होता है। डी पॉइंट कहता है वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कॉन्स्टिट्यूट आइदर एज ए प्रमोजरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर कैन नॉट ट्रीट इट आइदर एज ए प्रमोजरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो ट्रीट नहीं कर सकता है वाली लाइन गलत हो गई। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, बहुत फटाफट से हम लोग कर रहे हैं ताकि आंसर्स मेनली आप लोग को पता लग जाए कि क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट कहता है as per the provisions of NIA which among of the following is correct regarding crossing of check? क्रॉसिंग ऑफ चेक में पहला ऑप्शन कहता है होल्डर ऑफ चेक मे क्रॉस एंड अनक्रॉस चेक जनरली और स्पेशली। अगर जनरली हो तो होल्डर उसको स्पेशल बना सकता है, बिल्कुल सही है, और अगर स्पेशल हो तो वो साथ में नॉट नेगोशिएबल लगा सकता है, लेकिन चेक जनरली हो तो नॉट नेगोशिएबल नहीं लगेगा, रॉन्ग है। अ होल्डर ऑफ अ चेक मे क्रॉस अनक्रॉस चेक जनरली स्पेशली, चेक जनरली है तो होल्डर उसको स्पेशली बना सकता है, और अगर जनरली है तो नॉट नेगोशिएबल लगा सकता है, लेकिन स्पेशली के साथ गलत है बच्चों, दोनों के साथ लगा सकता है। A holder of a check, मैंने पहले सॉल्व इसलिए टिक करके रखे हुए आप लोगों के लिए। A holder of a check may cross and uncross check generally और स्पेशली। अगर जनरली है तो होल्डर स्पेशली कर सकता है, और दोनों में से कुछ भी हो दोनों के ही साथ में नॉट नेगोशिएबल लगा सकता है। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे लोगों। आगे वाले में इन्होंने ये बोला है कि भाई वो जनरली हो तभी क्रॉस करेगा, तो बट ऑब्वियसली सी आंसर हमारा यही अपने को करेक्ट मिल गया है, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 11वें नंबर पे चलते हैं बच्चे लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी 13 नंबर पे। An act or omission constitute an offense under 2 enactment referring to the provision of General Clauses Act. स्टेट क्या सेंटेंस इसमें करेक्ट रहेगा बच्चे लोगों? सेक्शन 26 बहुत क्लियर बोलता है किसी भी एक एक्ट में उसको सजा मिलने वाली है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, हाँ? तो बट ऑब्वियस है आंसर नंबर डी एकदम डायरेक्ट है। The offender shall be liable to be prosecuted and punished under either of any those enactment, but shall not be punished twice for the same offense. एक ही चीज के लिए दो बार उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे एब्सोल्युटली होने वाला है करेक्ट। चलिए, which among the following cannot be constituted as an internal aid? किसको नहीं मानना है बच्चों? इंटरनल एड की लिस्ट अगर आपको याद हो तो उसमें इलस्ट्रेशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, शेड्यूल भी है, प्रीवियस लॉ जैसी कोई चीज उसमें नहीं है लिस्ट के अंदर, तो हमारा सी ऑप्शन इज एब्सोल्यूट करेक्ट। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ। लैटिन वर्ड आप लोगों को दे रखा है बच्चे लोगों यूट्रस मैचेस का, जिसका मीनिंग सीधा सीधा सा रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के अंदर अपने को दे रखा है, जो सेंसिबल मीनिंग की बात करता है, तो ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। स्टडी मैट से चेक भी कर सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अगेन पूछा है बच्चों, नॉट ट्रू बताना है अपने को ना। अब नॉट ट्रू है, सेक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि लाइंस पढ़ के लगता है कि सेक्शन वाली लाइंस फॉलो होंगी। द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एजेंट एक्ट, जो उसने अपनी ऑथोरिटी में की, एब्सोल्यूट ट्रू है। द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर फ्रॉड,
कमिटेड बाय द एजेंट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एजेंट, ये भी ट्रू है। Authority given to borrow money makes the principal liable even if agent borrow beyond the authorized limit। इस पर भी बात करता हूं रुक के आपसे, क्योंकि यही नॉट ट्रू हमारा आंसर है। Authority is given to sell goods also authorize the agent to borrow money। अब ये दो पॉइंट आपको कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चों को, ध्यान रखिएगा। अगर किसी पर्सन को आपने ऑथोराइज किया है अपने गुड्स को सेल करने के लिए, मतलब वो बंदा आपका मर्केंटाइल एजेंट है, तो वो मर्केंटाइल एजेंट गुड्स को परचेज भी कर सकता है ना, और गुड्स को प्लेज पर रखकर उस पर उधार भी पैसा ले सकता है। तो डी ऑप्शन जो अपना है वो तो ट्रू के अंदर आएगा। अब हमने कहा सर सी के अंदर भी अगर ऑथोरिटी से बाहर जाकर के लोन लेता है तो एक बार तो प्रिंसिपल ही लायबल होता है सर, उसके बाद में वो एजेंट से रिकवर करेगा। तो बच्चे लोगों सेक्शन 226 में डायरेक्ट आंसर दे रखा है इसका। हाँ, उसके बाद वाले सेक्शंस के अंदर वो दो बातें हैं कि अगर आप उसको डिविजिबल कर सकते हो, नहीं डिविजिबल कर सकते हो तो क्या होगा, लेकिन डायरेक्ट पॉइंट 226 का लैंग्वेज यही है कि अगर उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया तो वो पर्सनली लायबल रहेगा, प्रिंसिपल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो और यहां पे लिखा है प्रिंसिपल लायबल होगा, तो यही हमारा अनट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए और इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर सी यहां पे करेक्ट होना चाहिए। बराबर। 17 पे आते हैं। रमेश कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई राहुल, राहुल को इंडेमनीफाई करेगा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग जो राहुल में टेक अगेंस्ट द पूर्वी। थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। हर बार क्या होता है जिस पर केस हो रहा होता है उसको हम इंडेमनिटी करते हैं। इस बार क्या हो रहा है कि राहुल केस करेगा पूर्वी पर और उसके लॉसेस को रमेश भर के देगा, 34,000 रुपए जो राहुल ने पूर्वी को दिए थे। ठीक है, तो एक तरह से रमेश ने राहुल को क्या बोला कि भी जाओ तुम पूर्वी पर केस कर दो, तुम्हारा अगर कुछ भी खर्चा वर्चा लगा तो मैं तुमको दूंगा। ठीक है, पूर्वी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी ड्यू टू राहुल, लेकिन पूर्वी ने पैसा नहीं चुकाया। अब आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, रमेश को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब चूंकि पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट पे मैंने टिक कर दिया है तो अपन लास्ट से शुरू करते हैं ताकि आप लोग समझ पाए। रमेश का लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगा अगर पूर्वी ये पैसा, अगर पूर्वी इज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग सूड बाय द राहुल। हम बच्चे लोगों को ध्यान रखिएगा, हमने इंडेमनिटी किस बात का किया है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे प्रोसीडिंग के, मतलब जो आप केस करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर आप केस नहीं कर रहे हो, अभी ओमिटेड हो गए हो, तो जब तक आप, ये इसमें कोई फिक्स टाइमिंग तो है नहीं, है ना, तो जब तक आपको लीगली राइट्स मिले हुए केस करने के तब तक रमेश का जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी चालू रहेगा। तो ये सेंटेंस जो है वो तो हमारा बिल्कुल ट्रू जा रहा है, क्योंकि अपने से पूछा है बच्चों इनकरेक्ट कौन सा है। राहुल मस्ट चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट पूर्वी फर्स्ट। अब राहुल बट ऑब्वियस है पूर्वी फर्स्ट, क्या उसको तो पूर्वी पे ही केस करना है, रमेश पे तो भी कर नहीं सकता है। रमेश लायबिलिटी कंटिन्यू इवन इफ पूर्वी हैज नॉट बीन स्यूड। बच्चों देखो, पूर्वी हैज नॉट बीन स्यूड, बी और डी ऑप्शन बिल्कुल एक जैसा है। पूर्वी पर अगर केस नहीं होता है तो रमेश का लायबिलिटी चालू रहेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि रमेश ने प्रॉमिस ही किस बात का किया है, जब केस करोगे और उसकी जो प्रोसीडिंग होंगी वो नहीं करोगे तब तक लायबिलिटी चालू ही है। राहुल में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट रमेश पर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रमेश ने क्या कहा था, केस करने के बाद जो लॉसेस होंगे वो मैं भरूंगा। तो पहले केस तो करो भाई, तुम डायरेक्ट रमेश पे केस कर दोगे कि लाओ लॉसेस भरो, जो हुए ही नहीं वो कैसे भरेगा। तो उस केस के अंदर आप रमेश पे डायरेक्टली केस नहीं कर सकते, यही इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों, और इसीलिए हमारा ये आंसर गया करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब 18th वाला क्वेश्चन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है, इसको लेकर के सबका अलग अलग थॉट चल रहा है, सबके अलग अलग आंसर चल रहे हैं। Which among the following will not be considered as a foreign instrument under the provisions of the Negotiable Instrument Act? बच्चों, अब इसमें एक बड़ी इंफॉर्मेशन गायब है कि आखिर इस बिल को ड्रॉ कहां किया है ना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि बिल का ड्रॉ इन इंडिया है, आउटसाइड ऑफ इंडिया है, वो इंफॉर्मेशन अगर साथ में अटैच होती, पर्सन तो बता दिया इन्होंने कि कहां का है, लेकिन बिल एक्चुअल में कहां ड्रॉ हुआ है इस बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने को देके नहीं रखी है ज्यादा। तो अगर हम इनलैंड और फॉरेन बिल सेक्शन 10 और 11 को देखें तो उस हिसाब से मुझे जो लगता है वो ऑप्शन नंबर डी ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि इनलैंड बिल की डेफिनेशन में बोला हुआ है कि एक बिल जो इंडिया में ड्रॉ है, अगर मैं मान के चलूं कि इंडिया में ड्रॉ है और रेजिडेंट इन इंडिया पर ड्रॉ है, बराबर, फिर भले ही पेबल वो आउट ऑफ इंडिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वो बिल इनलैंड बिल कहलाएगा। तो मतलब वो बिल फॉरेन बिल नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फॉरेन बिल, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, बराबर। पर इसमें चूंकि कई इंफॉर्मेशन बिल ड्रॉ कहां पे हुआ है, इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन अपने को काफी कंफ्यूज कर सकता है। अकॉर्डिंग मी डी ऑप्शन है। बाकी तो अब जब कॉपीज आप लोगों की चेक होके आएंगी तो उससे अपने को आइडिया लगेगा कि कितने करेक्ट हुए और क्या कुछ हुआ है। ठीक है, चलिए
नाउ 19 के ऊपर आते हैं बच्चों फटाफट से। यहाँ पे बोला एक्सप्रेस द स्कोप। स्कोप एंड ऑब्जेक्ट हमेशा प्रीएम्बल काम करता है बच्चों, प्रीएम्बल 2 में दे रखा है, लेकिन अपन लोग जानते हैं कि प्रीएम्बल में भी स्कोप होता है और लॉन्ग टाइटल के अंदर भी स्कोप होता है ना, तो शॉर्ट टाइटल का तो सवाल ही नहीं है, तो कंप्रेहेंसिवली देन लॉन्ग टाइटल इज आर करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अपन लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए 20 पे आते हैं। Which among the following is correct as per the provision of the General Clauses Act regarding commencement or termination of time? बच्चों from और to, अगर from लगाते हैं तो फर्स्ट डे को एक्सक्लूड कर लेंगे और लास्ट डे को इंक्लूड करना है तो टू अपने को लगाना चाहिए। डायरेक्ट डेफिनेशन आप लोग को दे रखी है, तो बी नंबर ऑप्शन सीधा ही आपको बता देता हूं इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे एकदम सीधा सीधा से जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए सीरीज ऑफ डे में अगर आपने फ्रॉम यूज किया है, ये रहा, तो फर्स्ट डे को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे और लास्ट डे को इंक्लूड करने के लिए अपने को टू यूज करना चाहिए, तो एकदम मैच करते सेंटेंसेस होंगे तो थोड़ा सा ढंग से आपको इंक्लूड एक्सक्लूड क्या होगा वो ध्यान रखना चाहिए था। बी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट होने वाला है। चलिए केस सिनेरियो पे आते हैं बच्चों लोगों। अब इस तरह का जो क्वेश्चन केस का मैंने पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस ACI ऑलरेडी पहले अपने कुछ आरटीपीस के अंदर दे चुका है, जहां सेक्शन 19 पर इन्होंने क्वेश्चन हमसे क्वारी किए थे। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, द सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ऐसा कुछ था। देखें, एज एट 31 मार्च 2022 द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सनशाइन लिमिटेड इज रुपीज, आपको दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है, अभी 1 करोड़ है, डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स है एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। ऑफ दिस हुपर लिमिटेड के पास में 6 लाख इक्विटी शेयर है बच्चे लोगों, और इक्विटी शेयर एंड 4 लाख हेल्ड बाय द अदर्स, तो 10 में से 6 हो गए, कुछ नहीं बोला है डीवीआर के बारे में, तो 60% इनके पास है, तो होल्डिंग कंपनी हो गई। सेम उसी वक्त में सनशाइन के पास में भी 5% हुपर के हैं, ओके, जिसमें से 1% एज अ लीगल हेयर ले रखे हैं। एग्जैक्टली यहाँ अभी जो पिछले टेस्ट हुए थे, जो स्टार्टिंग सेकंड चैप्टर के वगैरह टेस्ट थे, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ ऐसी तरह का, क्योंकि ऐसे ही पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो समझिएगा क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। होल्डिंग कंपनी हमारी जो है हुपर लिमिटेड, वो होल्डिंग हो गई और सनशाइन जो है वो सब्सिडरी हो गई, लेकिन सब्सिडरी के पास भी पहले से होल्डिंग के 5% शेयर है, और जिनमें से 1% उसने ले रखे हैं एज ए लीगल हेयर, है ना, आपने पढ़ा ना 3 एक्सेप्शन होते हैं, एज ए लीगल हेयर ले सकते हो, एज ए ट्रस्टी ले सकते हो, और पहले से होल्ड किया आपने तो चलेगा, क्लियर, बराबर। इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हुपर लिमिटेड हैज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू शेड्यूल टाइम एंड डेट, मीटिंग बुला रहे हैं। द फर्स्ट एजेंडा वाज रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सेकंड जो है वो डिविडेंड से कनेक्टेड है, और फर्स्ट आइटम इन द एजेंडा डिड नॉट टेक टाइम नेसेसरी, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। सेकंड एजेंडा जो है वो अभी कंसर्न के अंदर है, ये सब इन्होंने पूछा है। देखिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अपन कर सकते हैं क्या, अभी पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो वेदर सनशाइन लिमिटेड कैन एक्सरसाइज वोटिंग राइट, बच्चे लोगों पहला क्वेश्चन तो कर सकते हैं अपन, क्या सब्सिडरी को होल्डिंग कंपनी में वोटिंग राइट मिलेंगे क्या, बच्चे लोगों को बहुत सीधा सा है। 3 पॉइंट अपन ने पढ़े थे, एज अ लीगल हेयर आपने ले रखे हो, एज अ ट्रस्टी ले रखे हो, और पहले से ऑलरेडी होल्ड कर रखे हो, तो ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं उसमें वोटिंग राइट नहीं है, बाकी दोनों में तो है, तो एक आपने टोटल ले रखे 5%, उसमें से 1% जो एज ए लीगल हेयर ले रखे उसमें वोटिंग राइट मिलेंगे, बाकी 4% वाले में नहीं मिलेंगे, और इस बेस पर हमारा आंसर जो गया बच्चे लोगों, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट गया, यस सब्सिडरी कंपनी शैल हैव अ राइट टू वोटिंग। लेकिन वही वाले शेयर जो आपने एज ए लीगल हेयर ले रखे हैं या एज ए ट्रस्टी ले रखे होते, देयरफॉर यहाँ पे 1% के लिए वोटिंग राइट यूज कर सकती है, 4% के लिए नहीं कर पाएगी, ये डी ऑप्शन इसका जाने वाला है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्या यहाँ पे सनशाइन लिमिटेड यानी सब्सिडरी कंपनी फर्दर इन्वेस्ट कर सकती है क्या इक्विटी शेयर में, सवाल ही पैदा नहीं होता है, परमिसिबल है ही नहीं, तो यस यस के ऑप्शन तो छोड़ ही दो। नो वाले 2 ऑप्शन है, सी में बोला है 2 साल के बाद कर सकती है, सवाल ही नहीं भैया, कर ही नहीं सकते आप। तो हुपर लिमिटेड इज द होल्डिंग ऑफ सनशाइन, देयरफॉर सनशाइन कैन नॉट मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ हुपर लिमिटेड, डी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट चला गया, टेंशन ही नहीं। 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट प्रपोजल मेड बाय द अखिल, अखिल का क्या प्रपोजल है भाई, इसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि अखिल का प्रपोजल है क्या। तो ये तो ज्योति का पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो अगले पैराग्राफ में ज्योति की बात की है, तो भाई अखिल कहाँ है बच्चे लोगों, यहाँ पे यहाँ जाकर के अखिल की बात की है छोटी सी। Another director Akhil suggested that the company had made a substantial gain on revaluation of asset. If that would be considered, then there would be sufficient profit for declaration of dividend out of such gain. बच्चे लोगों, डिविडेंड का पेमेंट हमेशा फ्री रिजर्व में से होता है,
तो जो रेवोल्यूशन रिजर्व आपने गेन किया उससे डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो सकता, तो उसका प्रपोजल, ये क्वेश्चन था तो उसका प्रपोजल तो सही नहीं लग रहा है भाई। देखें सी ऑप्शन मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके रखा है आपके लिए ताकि कम टाइम में काम हो जाए। गेन मेड बाय द कंपनी ए फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट इज नॉट अवेलेबल फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, क्योंकि ये फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं माना जाएगा, इसलिए ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए था। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए बच्चे लोगों। तो होप सो कि आप जब इस पेपर को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने एग्जाम में किए थे कि नहीं किए थे, और अगर किए थे तो ये उनके पॉसिबल आंसर्स यहाँ पे हो सकते हैं जो आपके साथ में मैंने कर लिए हैं शेयर। ठीक है, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है बच्चे लोगों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मुलाकात होती है। थैंक्स।